नमस्कार आप सभी लोगों को। एक बार पुनः स्वागत है समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अपने प्रीलिम्स प्रोग्राम के तहत उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम पॉलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे। और ये हमारा पॉलिटी के लिए पहला लेक्चर होगा। आप सभी जान रहे होंगे कि इतिहास की सीरीज चल रही है, तो अब इतिहास लगभग लगभग खत्म ही होने वाला है। दो चार क्लासेस उसमें और हैं। तो साथ ही साथ अब हम जो है सप्ताह में एक या दो क्लास जो है वो पॉलिटी का भी लेंगे, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा के पहले कवर हो जाए चीज़ें। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, भारत का संवैधानिक विकास और संविधान सभा एवं विशेषताएं, इसी से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम करने वाले हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन देखने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। आप सभी जानते हैं कि समृद्धि टीम द्वारा जो है वो आरओ का भी जो बैच है वो चलाया जा रहा है। और आप लोगों के द्वारा इतना विश्वास किया गया, हम लोगों को आरओ में जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा आप लोगों ने सहयोग किया, साथ दिया। तो उसी से उत्साहित होकर के हम लोगों ने पीसीएस का भी जो है वो प्रीलिम्स के लिए एक बैच लॉन्च किया है। और अभी इसमें एडमिशन प्रारंभ है, अभी एडमिशन्स हो रहे हैं। और इसमें अभी बहुत कम कीमत पे हो भी रहे हैं। तो इसके लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर 7307307507 पे संपर्क करें। आपको यहाँ से सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि हम इस मतलब इस टेस्ट में देने वाले क्या हैं, साथ ही साथ इसका शेड्यूल क्या रहेगा। तो चलिए, ये एक छोटी सी सूचना थी जो समाप्त हुई, लेकिन आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी थी। आइए अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसने हमारे संविधान की प्रस्तावना को राजनैतिक जन्मपत्री कहा था? सुभाष कश्यप, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। आप सभी बताइए कमेंट करके कि इसका उत्तर क्या होगा। हमारे संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था? सभी लोग कमेंट करें, 10 सेकेंड है, कमेंट सभी को करते रहना है। जल्दी जल्दी इसका उत्तर दें। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा के एम मुंशी। और थोड़ी सी इसकी आप लोग व्याख्या देखें। देखिए, के एम मुंशी ने हमारे संविधान की प्रस्तावना को राजनैतिक जन्मपत्री कहा है। साथ ही साथ हमारे जो संविधान है या संविधान की प्रस्तावना है उसको और भी लोगों ने कुछ कहा है, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए हम एक जगह ला करके बता दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय किसे माना है? तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार प्राप्त है उसको माना है। साथ ही साथ सुभाष कश्यप के अनुसार संविधान शरीर है, तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। प्रस्तावना आधारशिला है, तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अब चूंकि देखिए वहां से प्रश्न पूछा जा चुका है, तो बहुत संभावना है कि आपका जो अगला प्रश्न हो वो यहाँ से हो और यही स्टेटमेंट दे दे कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस खड़ी उस पर खड़ी अट्टालिका। और पूछ ले कि ये किसका स्टेटमेंट है, मतलब ये किसका कथन है। तो आप इसके लिए भी तैयार रहिए। और अंबेडकर जी ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज भी कहा था, तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, फैक्ट है। तो देखिए, मैं पहले क्लास से कह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए जो व्याख्या खंड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और व्याख्या को जो है बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसको नोट भी करते रहना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आइए आप लोग। निम्न कथनों पर विचार करें। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। दूसरा, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। एक दो सही है, केवल एक सही है, दो सही है कि कोई नहीं सही है। आपको बताना है ये दो स्टेटमेंट्स हैं, इसमें से कौन सा सही है। जल्दी से आप लोग बताएं, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। और कमेंट सभी लोग करते रहिए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो एकदम सही है। सॉरी, देखिए ये जो कथन है
ये तो एकदम सही है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनैतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक्करण किया, एकदम सही बात है। लेकिन अगर इस कथन की बात की जाए कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया, तो ये जो है ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा ये नहीं है। और थोड़ी सी आप लोग इसकी व्याख्या देखें। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा नहीं बल्कि 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे ही स्टेटमेंट देता है और बहुत करीबी मामला रहता है, आप जो है जाकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद कर लेना है कि ये जो प्रयास किया गया था वो कब किया गया था, 1786 के एक अधिनियम के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई और ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए। मतलब पिट्स इंडिया एक्ट की एक विशेषता और है कि जो गवर्नर जनरल थे उनको प्रधान सेनापति की भी जो शक्तियां हैं वो भी प्राप्त हुई और सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये अधिकार प्राप्त हुए थे। तो चलिए, और वैसे भी लॉर्ड कॉर्नवालिस इसी शर्त पे भारत आया ही था। वो भारत में आना नहीं चाहता था क्योंकि उसको लगता था कि हमारे पास अधिकार कम रहेंगे, तो जब उसको ये अधिकार दिए गए तो इसी शर्त पे ही वो भारत आया भी था। तो चलिए, ये हो गया। अगला प्रश्न आप लोग देखें। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया। यह कथन किसका है? ग्रेनविल ऑस्टिन, लॉर्ड विस्काउंट, आइवर जेनिंग्स, विंस्टन चर्चिल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत संभावना है यहां से या इसकी व्याख्या से प्रश्न दोबारा पूछने की। तो आप लोग बताइए कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। यह कथन किसका है? 3 नंबर। सभी आप लोग कमेंट करके बताइए इसको। 3 नंबर को सभी कमेंट करके बताइए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा आइवर जेनिंग्स। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखें आप लोग। देखिए, आइवर जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। तो ये स्टेटमेंट उनका सही है। अब ग्रेनविल ऑस्टिन भी कुछ कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय थी। मतलब एक दलीय देश के एक दलीय निकाय की बात कौन कर रहा है? तो वो कर रहे हैं ग्रेनविल ऑस्टिन कर रहे हैं। और लॉर्ड विस्काउंट के अनुसार संविधान सभा हिंदुओं की निकाय थी। आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि किसने कहा था कि जो ये संविधान सभा थी, जो संविधान सभा के मेंबर्स थे, वो एक तरीके से वो हिंदुओं का निकाय था? तो वो लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था। और विंस्टन चर्चिल के अनुसार संविधान सभा में भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। मतलब विंस्टन चर्चिल क्या कह रहे हैं? विंस्टन चर्चिल आप सभी जानते होंगे कि यूके के प्राइम मिनिस्टर थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। और वो एक तरीके से भारत को आज़ाद नहीं करना चाहते थे। उनका तो कहना था कि हम प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बने कि हम भारत को आज़ाद करें। तो उनका ये मानना था कि जो संविधान सभा का जो ये गठन हुआ बाद में, तो वो केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। और ग्रेनविल जो ऑस्टिन है, फिर उनका एक और है कि कांग्रेस सभा संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस जो है वो भारत था। ग्रेनविल ऑस्टिन का ये दो कथन है कि संविधान सभा एक दलीय देश की एक दलीय निकाय थी, ये भी और ये भी। तो ये दोनों जो हैं वो ऑस्टिन के हैं। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए अपने तीसरे प्रश्न पे आइए, सॉरी चौथे प्रश्न पे। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। इनमें से कौन वाणिज्य विभाग का मंत्री था? लियाकत अली, अब्दुल रब निस्तार, गजनफर अली, आई चुंदरीगर। आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। एक सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? वाणिज्य विभाग की बात कर रहा है का मंत्री कौन था? जल्दी से आप लोग बताइए। 4 नंबर सभी कमेंट करके बताएं। 10 सेकेंड है आप लोगों के पास। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है। और थोड़ी सी आप लोग इसकी व्याख्या देखिए। देखिए, लियाकत अली कौन थे? वो वित्त विभाग के मंत्री थे। मतलब वित्त मंत्रालय लियाकत अली के पास था।
अब्दुल रब निस्तर थे, वे संचार मंत्री थे। गजनफर अली थे स्वास्थ्य मंत्री। और आई चुंदरीगर वाणिज्य मंत्री। देखिए ये जितने भी मंत्री हैं और इनको कौन सा विभाग मिला है, इसी प्रकार राजेंद्र प्रसाद हैं, बलदेव सिंह हैं, इन लोगों को भी आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षाओं में ऐसे ही एक गलत ऑप्शन देकर के पूछ लेगा कि कौन थे। एक उनसे पूछता है, जगजीवन राम से बहुत ज्यादा पूछता है कि वो कौन से मंत्री थे। इन सबों का आपको ध्यान रखना है और इसको नोट भी करते रहिए साथ ही साथ। चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। 5 नंबर, भारतीय संविधान सभा की किस बैठक में नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था? आप सभी जान रहे हो कि संविधान सभा की बैठक में ही उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था। तो वो कौन सी बैठक थी? और आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये आज कौन सा ओल जलूल सा क्वेश्चन बना रहे हैं, लेकिन यदि आप आयोग के प्रश्न को देखेंगे तो आपका ये भ्रम टूट जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं सर सही है, क्योंकि आयोग कभी कभी बहुत तूफानी करने के चक्कर में ऐसे क्वेश्चंस दे देता है। तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी कर लेने चाहिए ताकि वहाँ एक प्रैक्टिस रहे। प्रथम, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब किस बैठक में? पहले बैठक में, तीसरे बैठक में, चौथे बैठक में, पांचवें बैठक में। आप सभी इसको कमेंट करके बताइए। और देखिए कमेंट सभी को करते रहना है, कमेंट सभी को करते रहना है। भारतीय संविधान सभा की किस बैठक में नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था? और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है। ये 5वीं बैठक थी। ये भारतीय संविधान के प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसी अधिवेशन के 5वीं बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। देखिए यहाँ दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये डेट ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ से पूछ लेगा कि भारत की संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की जो तिथि है वो कब है, तो वो 13 दिसंबर 1946 है। और इसी अधिवेशन की जो 5वीं बैठक में नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था, जिसने संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन एवं मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान किया और बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना का रूप भी लिया। मतलब अगर भारत की प्रस्तावना किससे सबसे ज्यादा प्रभावित है तो वो वही है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो रखे थे नेहरू जी ने, कहाँ रखे थे? तो संविधान सभा का जो अधिवेशन हुआ था उसमें। तो ये चीजें हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। 13 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। आप लोग को बताना है कि जो संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो बात होती है, आप लोग खूब पढ़ें कि उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो अभी वो तो खैर बात के टॉपिक में आएगा, वो भी प्रश्न आएगा, हम डील करेंगे। लेकिन अभी ये पूछा जा रहा है कि ये जो प्रावधान लिया गया था संयुक्त संसद के संयुक्त अधिवेशन के बैठक का, तो वो किस देश के संविधान से लिया गया है? आप सभी जानते हैं कि जो हमारा संविधान है वो बहुत ही विविधतापूर्ण है। वो इसमें जो है हमारी अपनी चीजें तो है ही हैं, लेकिन जहाँ से जिस देश से हमको जो चीजें अच्छी लगी, चाहे अमेरिका से, यूके से, ब्रिटेन से, जर्मनी से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, मतलब हमने कनाडा से, कहीं से कुछ छोड़ा नहीं है। जो भी चीजें अच्छी मिली हमने अडॉप्ट किया है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति, एक संस्था, एक देश परिपूर्ण नहीं होता है। वो अगर सम्मिलित चीजों को लेके चले तो उसमें ज्यादा विविधता आती है और ज्यादा विविधता के साथ ही ज्यादा कार्यकुशलता भी बढ़ती है। तो चलिए आप लोग बताइए, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा? 6 नंबर। और ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, हम ऐसा विश्वास करते हैं, क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 6 नंबर, सभी कमेंट करके बताएं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है ऑस्ट्रेलिया, वो एकदम सही है। ये जो संयुक्त बैठक के प्रावधान की बात है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के अलावा, देखिए संयुक्त बैठक तो लिया ही गया है, अब ये भी पूछ सकता है कि और क्या लिया गया, तो समवर्ती सूची की बात है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता आदि को ग्रहण किया गया है। मतलब संयुक्त बैठक के साथ साथ ये भी चीजें जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे भारतीय संविधान ने अपनाया है। तो क्या क्या अपनाया है?
पहला तो यही है कि समवर्ती सूची की जो बात होती है वो आप जानते होंगे कि जो समवर्ती सूची होती है उसमें 3 सूचियां होती हैं, और वो तो खैर बात का टॉपिक, हम उस पर डिस्कस करेंगे। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता आदि को ग्रहण किया है, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हो सकता है कि अगला प्रश्न आपका यहां से भी पूछ ले, तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा। चलिए, अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान बनाने के लिए एक प्रतिनिधि संविधान निर्माण निकाय का गठन किया जाएगा। भारत के उद्देश्य के रूप में डोमिनियन स्टेटस का प्रावधान किया गया। कथन एक दो सही है, केवल दो सही है, एक सही है, कोई नहीं सही है। आपको बताना है, देखिए ये अगस्त प्रस्ताव के बारे में है, और अगस्त प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो एक तरीके से हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ाते हैं, पॉलिटी का भी विषय है, तो ये दोनों मिक्सअप है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो ये अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में ये दो कथन है, आपको बताना है कि ये दोनों में कौन सा एक सही है, दो सही है, कि दोनों सही है। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए और उसके बाद उसका उत्तर दें। कमेंट सभी लोग करते रहिएगा, कमेंट करके बताते रहिएगा। देखिए, कमेंट सभी को करते रहना है। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए दिया है वो एकदम सही है। इसमें जो है दोनों कथन जो है सही है, कि युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान बनाने के लिए एक प्रतिनिधि संविधान निर्माण निकाय का गठन किया जाएगा, ये अगस्त प्रस्ताव में बातें कही गई थी। और भारत के उद्देश्य के रूप में डोमिनियन स्टेटस का प्रावधान किया गया था, तो ये दोनों कथन जो है वो सही है। और थोड़ी सी आपकी व्याख्या देखिए। देखिए, ये दोनों तो मैंने बता ही दिया। फिर कांग्रेस ने अगस्त 1940 में वर्धा में अपनी बैठक के दौरान अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। मतलब ये अगस्त प्रस्ताव ब्रिटिश द्वारा लाया तो गया, लेकिन कांग्रेस के जो नेता थे, जब उनकी वर्धा में मीटिंग हुई, वर्धा महाराष्ट्र में है, तो ये क्या करते हैं कि इस जो प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं, और इसने औपनिवेशिक शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। मतलब इन्होंने कहा कि नहीं, हमको अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हम इससे संतुष्ट नहीं है, हमको जो है वो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो इसीलिए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। और कब किया गया था? तो कांग्रेस ने अगस्त 1940 में वर्धा में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछ सकता है कि अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में जो है वो अस्वीकार किया था। तो 1940 के वर्धा अधिवेशन में इसको अस्वीकार किया था, और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। हालांकि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग तो वो पहले से करते आ रहे थे, तो ये यहाँ आकर के नया स्टैंड नहीं है, लेकिन अस्वीकार करने की बात तो इसी अधिवेशन में हुआ था। और मुस्लिम लीग ने भी यह कहते हुए स्वीकार कर दिया कि देश के विभाजन से कम कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। मतलब इसको जो है, एक पक्ष मुस्लिम लीग भी था। आप जान रहे होंगे कि चूंकि जिन्ना के नेतृत्व में वो पृथक एक राष्ट्र की मांग कर रहे थे पाकिस्तान के रूप में, तो उनका भी ये मानना था कि भाई इसमें जो है भारत के विभाजन की बात तो है नहीं। तो जब भारत के विभाजन की बात ही नहीं है, तो हम इस जो है प्रस्ताव को, मतलब अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो कांग्रेस ने तो अपने वर्धा अधिवेशन में इसको खारिज किया, और जो है मुस्लिम लीग ने इसको जो है चूंकि इसमें विभाजन की बात नहीं थी, तो इसलिए उसने अस्वीकार कर दिया। तो चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। और देखिए, व्याख्या जो है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही यहाँ से महत्वपूर्ण है, और यहाँ से क्वेश्चन भी आपको यहीं से मिलेगा। देखिए, फिर ये 8 नंबर है, सॉरी 7 नंबर तो हो गया है। निम्न कथनों पर विचार करें। कैबिनेट मिशन में किसी समझौते का प्रयास करने के लिए वर्ष 1946 में शिमला में एक त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और अब्दुल कलाम आजाद शामिल हुए। देखिए, अब ये कैबिनेट मिशन से पूछा जा रहा है। ये आप सभी जानते होंगे, भारत में कैबिनेट मिशन आया था, उसके कौन कौन से सदस्य थे, आप सभी कमेंट करके बताइए। कैबिनेट मिशन में जो उसको लीड कौन कर रहा था, मतलब उसका अध्यक्ष कौन था और सदस्य कौन था, आप सभी का ये होमवर्क है, क्योंकि बहुत बार वो पूछा गया है, और जनरली बच्चे उसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। तो अभी तुरंत आप जैसे वीडियो देख रहे हैं, तो आप एक और क्वेश्चन तैयार कर लीजिए इसी समय कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे। और अब ये बताइए कि ये दोनों कैबिनेट मिशन से संबंधित ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं, ये सही हैं कि नहीं सही हैं, आपको बताना है। और कमेंट करके सभी लोग बताएं, 8 नंबर को सभी कमेंट करके बताइए। 8 नंबर सभी कमेंट करके बताएं।
और इसमें जो है दोनों कथन सही हैं। मतलब ये भी कि कैबिनेट मिशन में किसी समझौते का प्रयास करने के लिए वर्ष 1946 में शिमला में एक त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया गया, एकदम सही बात है। और इस सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और अब्दुल कलाम आजाद जो है वो शामिल हुए थे। अब देखिए जो त्रिदलीय सम्मेलन था उसमें कौन कौन से पार्टी थे, तो एक तो कांग्रेस ही था, एक मुस्लिम लीग थे, और जो तीसरा पक्ष था वो कौन था, वो ब्रिटिश सरकार थी। तो तीन पक्ष थे, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार। फिर इस सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और अब्दुल कलाम आजाद शामिल थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए अगला ये स्टेटमेंट बना दे कि ये जो सम्मेलन हुआ था इसमें कौन शामिल था, दे देगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अब्दुल कलाम आजाद और गांधी जी, और कह देगा कि एक सही है, दो सही है, एक दो तीन सही है, कि चारों सही है। अब आप लोगों को लगेगा कि गांधी जी तो बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे उस समय, और अगर वो नहीं किसी समझौते में शामिल होंगे तो समझौता सफल नहीं होगा। तो ऐसा नहीं था, गांधी जी जो है वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रह के काम करना नहीं चाहते थे, वो पर्दे के पीछे, हालांकि सारी बुद्धि तो उन्हीं की रहती थी, ये लोग तो उनके एक तरीके से फॉलोवर ही थे। तो ये चीजें हैं। जबकि मुस्लिम लीग की तरफ से देखिए, अब ये भी महत्वपूर्ण है कि मुस्लिम लीग की तरफ से कौन शामिल हुआ था, तो मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान और नवाब इस्माइल खान, मतलब ये जो तीन लोग थे ये मुस्लिम लीग की तरफ से शामिल हुए थे। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट होने वाला है कि इन लोगों का भी नाम जो है आप याद कर लेंगे। और इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की मांग को न तो कांग्रेस ने स्वीकार किया, न ही ब्रिटिश सदस्यों ने। मतलब ये जो सम्मेलन बुलाया गया, जिन्ना महोदय गए, जो जिन्ना के साथ लियाकत अली थे और नवाब इस्माइल खान थे, इन लोगों ने कहा नहीं हमको जो है पृथक पाकिस्तान चाहिए। तो इस मांग को जो है न तो कांग्रेस ने ही स्वीकार किया, और कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे उन लोगों ने भी स्वीकार नहीं किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये भी कभी क्वेश्चन बना के पूछ लेगा कि कैबिनेट मिशन ने क्या पाकिस्तान को जो है स्वीकृति दी थी, तो नहीं दी थी। और आपको याद रखना है, एक स्टेटमेंट ऐसे प्रश्न में दे देगा और आपको अब कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए ये हो गया। अब अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। आज आपको लग रहा होगा कि सर ये सारे मिशन ही आप बता रहे हैं। देखिए, मेरा सारे मिशन को एक साथ कराने का उद्देश्य ये है कि हर बार परीक्षा में यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, निश्चित आना ही आना है, चाहे वो अगस्त प्रस्ताव से आ जाए, चाहे वो कैबिनेट मिशन से आ जाए, चाहे क्रिप्स मिशन से आ जाए। और जनरली होता क्या है कि यहाँ से बच्चे बहुत, चूंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, तो बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ते नहीं हैं और गलत कर जाते हैं कंफ्यूजन में। तो इसीलिए हम प्रश्न के माध्यम से, व्याख्या के द्वारा उन टॉपिक को कवर करने का प्रयास एक साथ कर दिए हैं, ताकि आप जो है यहाँ से हो जाए और आप किसी भी कंफ्यूजन की स्थिति में ना रहें। तो थोड़ा सा परिश्रम यदि हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप भी करें। और बताइए, केवल एक सही है, केवल दो सही है, सी एक दो दोनों सही है, न तो एक सही है और न ही दो सही है। कमेंट करके बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। 9 नंबर आप लोग बताएं। नौ नंबर जल्दी से बताएं। और इसमें जिन लोगों ने बताया है सी ऑप्शन, वो एकदम सही है, क्योंकि इसमें जो है ये दोनों कथन सही है। और थोड़ी सी आप लोग इसकी व्याख्या देखें। देखिए, मार्च 1942 में भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए ब्रिटिश सरकार ने स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहले तो यही तारीख ही बहुत महत्वपूर्ण है कि अ, ये जो मिशन आया था ये कब आया था, तो ये जो आया था मार्च 1942 में आया था। और इसके जो हैं हेड कौन थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, ठीक है। और संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य तथा भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे, ये एकदम सही बात है। मतलब इसमें जो प्रावधान किया गया था, और साथ ही साथ भारत को डोमिनियन स्टेटस का जो है वो दर्जा भी मिलेगा, तो ये भी बात इसमें कही गई थी। इसमें
और फिर यदि कोई प्रांत नया संविधान स्वीकार करने के लिए तैयार न हो तो वह अपना अलग संघ और पृथक संविधान बना सकेगा, तथा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटिश सरकार के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। तो ये भी जो है सही होगा। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा सा व्याख्या को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, इसको रोक लीजिएगा अपने वीडियो को, और इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, और आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का, जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है और राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। आपको बताना है कि स्टेटमेंट जो है, ये 4 स्टेटमेंट्स में 1 2 3 सही है, 1 3 4 सही है, 2 3 4 सही है, कि सभी सही हैं? सभी कमेंट करके बताइए, सभी को कमेंट करके बताना है। और अंतिम प्रश्न है, खूब ध्यान से पढ़ लीजिए, और ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बताइए इसको। 10 नंबर, सभी कमेंट करके बताएं। और इसमें अगर आप लोगों को एक स्टेटमेंट पकड़ में आ रहा होगा तो उसी से आप ये कर लेंगे। बहुत ज़्यादा 3 स्टेटमेंट तो आपका ऐसे, अगर एक को अगर आपने इसमें हटा लिया तो। और चलिए इसमें जो है जिन लोगों ने इसका उत्तर ए दिया है वो एकदम सही है। देखिए, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का, जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया था, संविधान के निर्माण पर असर था, अभी मैंने पीछे ही व्याख्या में बताया है। और उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती थी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी जो है संविधान का जो प्रियम्बल है, जो उद्देशिका है, वो कितना महत्वपूर्ण है अब देख ही रहे हैं। और संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, एकदम सही बात है। लेकिन राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ऐसा नहीं है। आप सभी जानते हैं कि हमारे राज्य के जो मुखिया हैं वो कौन है? वो राष्ट्रपति महोदय हैं, जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन जिनका होता है, प्रत्यक्ष तो नहीं निर्वाचित होते हैं। तो यही जो है, अगर आप इसको हटा देते तो आपका उत्तर सही हो जाता, क्योंकि 1 2 3 जो है वो ऑप्शन एकदम सही है। चलिए थोड़ा सा इसकी व्याख्या तो हो ही गया। अब जो है थोड़ा सा आप लोग इसको देख लीजिए, ये तो अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है। और इस प्रोग्राम से जुड़िए। निश्चित तौर पे यदि जो बच्चे बॉर्डर पे रह जा रहे हैं, जिनका 2 4 6 क्वेश्चन से रुक रहा है, उनके लिए तो बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि महत्वपूर्ण तो सभी के लिए है, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से एक बार आपका संपूर्ण कवरेज हो जाएगा। तो आप लोग इसका लाभ उठाइए और अभी जाइएगा नहीं। एक महत्वपूर्ण सूचना और है, हाँ ये देखिए, यदि आप लोगों ने हमारा पिछला करंट अफेयर्स का क्लास नहीं देखा होगा तो आप लोग जरूर देख लें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि करंट की भूमिका परीक्षा में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं। और यहाँ जो है, आप अगर थोड़ा सा भी अवेयर रहेंगे, थोड़ा सा जागरूक रह करके अपनी चीज़ों को करेंगे, तो आपके सफलता का जो दर है वो 80% से 85%, 90% तक जा सकता है। मतलब अगर 30 क्वेश्चन आ रहा है तो 26-27 क्वेश्चन आप बहुत आराम से सही कर सकते हैं। जबकि जीएस के पोर्शन में आप 70% तक जाते जाते आपकी हालत खराब हो जाएगी, नहीं बनता है, क्योंकि जीएस का तो एक विस्तृत दायरा है। लेकिन करंट अफेयर्स आप बना सकते हैं। और करंट अफेयर्स में यदि आप लूज हुए तो समझ लीजिए कि जीएस में कोई नहीं बहुत बढ़ा सकता है। मतलब जीएस में सबका बढ़ाने का एक लिमिट ही होता है, लेकिन करंट अफेयर्स बहुत निर्णायक होता है। यदि आप थोड़ा सा प्रयास किए तो आप 30 में 27 कर लेंगे, 26 कर लेंगे। और अगर थोड़ी सी यहाँ लापरवाही हुई, आपने अगर ये सोचा कि हम इसको परीक्षा के पहले कर लेंगे, जो जो 1 2 पत्रिकाएं आती हैं उसके माध्यम से, चाहे घटनासार हुआ, दृष्टि का हुआ, जो आंख वाली आती है घटना चक्र की, या जो भी क्रॉनिकल है, फिर और भी संस्थान द्वारा चलाई जा रही है। देखिए, करंट अफेयर्स किसी का बुरा नहीं है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन करंट अफेयर्स पढ़ने का जो तरीका होता है वो सतत होता है। मतलब पहली चीज तो आप रोज पेपर पढ़िए, साथ ही साथ जो आपकी एक मंथली मैगजीन है उसको कवर करिए, और फिर ये हमारा वीडियो देखिए। तब हम ये दावे से कह सकते हैं कि 30 आएगा तो आप 27 निश्चित कर लेंगे। लेकिन शर्त ये है कि इस वीडियो के साथ साथ आपको जो है मंथली जो आपकी मैगजीन है, और पतली सी मैगजीन होती है, 1 महीने में पढ़ना होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि पेपर आपको रोज पढ़ना चाहिए। और पेपर में पढ़ने में ऐसा नहीं कि सारी घटनाओं को आप पढ़िए ही, जब आप तैयारी में होंगे तो आपको लगेगा कि इसमें क्या पढ़ना है, क्या बकवास चीजें हैं, तो उसको छोड़ते जाइए। जैसे आज
कल यदि आप पेपर उठाएंगे तो चूंकि चुनाव हो रहे हैं तो अब सारे चुनाव जो है उसी को कवर किया, 2-3 पेज उसी में, तो उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो आपके परीक्षा से संबंधित भी नहीं है। हाँ, जब रिजल्ट आएगा तो एक बार देख लीजिएगा किस राज्य में किसकी सरकार बनी, कौन मुख्यमंत्री बने, किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती, कितना वोट प्रतिशत मिला, ये आपकी जानकारी के लिए है। तो ये तो रिजल्ट के बाद की बात है, उसके पहले तो पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो इस परीक्षा में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये भी होती है कि देखिए मैटर खूब होता है, पढ़ना बहुत ज्यादा होता है, विस्तृत दायरा होता है। तो इसमें यह है कि पढ़ने के साथ साथ आपको छोड़ने भी आना चाहिए कि हमको क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि जिस दिन आप क्या नहीं पढ़ना है ये जान गए तो विश्वास करिए फिर आप जो है आप एक सही ट्रैक पे हैं, आप अपने मंजिल की दिशा में बढ़ जाएंगे। और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, जैसे हम कभी इंस्टीट्यूट में रहते हैं तो बच्चे पूछ लेते हैं कि सर कैसे करें, तो इसका सबसे अच्छा विकल्प ये है कि आप जो है पहले पीवाईक्यू देख लीजिए। पीवाईक्यू चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, जितने भी पीवाईक्यू हुए हैं आप देख लेंगे तो आपका जो है वो क्वेश्चन का स्तर आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, कहाँ से पूछा जा रहा है। तब आप अगर इधर पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या बुक पढ़ेंगे या टेस्ट सीरीज ही लगाएंगे तो आपको लग जाएगा कि क्या हमारे काम की है और क्या हमको छोड़ना है। तो थोड़ा सा हम ज़्यादा बोल दिए इसको लेकर के क्योंकि ये आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी भी है और समय समय पर थोड़ा सा मेंटोरशिप भी होनी चाहिए आप लोगों के लिए। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसको जाके देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने कवर भी किया है और इसको काफ़ी आप लोगों ने देखा भी है, पसंद भी किया है। तो ये उनके लिए है जिन्होंने इसको नहीं देखा है। और लास्ट में ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, इससे आप लोग जुड़िए और इससे जुड़िए, इसका फायदा मिलेगा कि हम पीडीएफ यहाँ डलवा देंगे, साथ ही साथ यदि आप मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ जो है वो पीडीएफ में बना के चेक करिए, हम इसकी मार्किंग भी कर देंगे। और दूसरी चीज हमारा जो है उसमें प्रीलिम्स के लिए भी क्यूज टेस्ट ऑर्गेनाइज होता रहता है समय समय पर के, तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। और बहुत सी महत्वपूर्ण सूचनाएं जो आपके परीक्षा को लेकर के हैं वो भी वहाँ हमारे ग्रुप मेंबर के द्वारा दी जाती है, तो आप लोग इस टेलीग्राम से जुड़ करके उसका लाभ उठाएं। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये आप ही का चैनल है और इसे आप ही को आगे बढ़ाना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।